We are at the weekend conference, and the date is today, 11th August 24. This is our group name, Investors Yashashvi Bhava, that simplify your finances. आज जो टॉपिक रखा गया था वो था वैल्यूएशंस, वैल्यूएशन मैटर्स, एंड बिलीव मी, वैल्यूएशन मैटर्स द मोस्ट. सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है वैल्यूएशन का. So the valuation is the analytical process of determining the current or projected worth of an asset or a company. मतलब जो भी पहले भी बात हो चुकी है इसके बारे में, कैसे किसी कंपनी का हम मार्केट कैप निकालते हैं, मार्केट कैसे वैल्यू करता है. उसमें उसके सारे जो अंडरलाइंग एसेट हैं, जो हार्ड एसेट हैं, वो तो होते ही हैं. उसके साथ साथ उसका ब्रांड वैल्यू भी होता है. फिर उसके साथ साथ उसके फ्यूचर में जो बिजनेसेस होने वाले हैं वो सब भी देखे जाते हैं. और उसके बाद से, इसीलिए यहाँ पे लिखा है, वर्ड लिखा है प्रोजेक्टेड. करंट की बात नहीं, प्रोजेक्टेड की भी बात है. अगर कोई ब्रांड अच्छा कर रहा है तो वो अपने आज के वैल्यूएशन पे वो तो नहीं बेचेगा. तो आज उसके पास जो हार्ड एसेट्स हैं, जो कैश पड़ा है उसके बुक में, उस पे तो वो नहीं बेचेगा. वो अपने कुछ कुछ सालों का फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्ट करेगा कि हम इतना ग्रो कर सकते हैं, तो इसका भी प्रीमियम आप हमें दीजिए. तो सब कुछ मिला के जो एक फाइनली एक एग्रीड प्राइस पे जब बायर सेलर पहुंचते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये इस कंपनी का वैल्यूएशंस रहा. तो क्वेश्चन है, वाई बाई? बाई क्यों करना होता है एसेट? जस्ट बिकॉज वांट टू हैव एसेट. किसी के पास कोई एसेट नहीं है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इक्विटी हो, कुछ भी हो. कोई आदमी चाहता है कि उसके पास एसेट हो जो कि एप्रिशिएटिंग एसेट हो, इसलिए चाहता है तो वो बाई कर लेगा. उसको बहुत कुछ उसमें ज्यादा सोचना नहीं है. प्राइस टेम्पटिंग. समटाइम्स किसी एसेट का प्राइस लगेगा कि बहुत टेम्प्ट कर रहा है. मतलब आपको लग रहा है कि जो भी मार्केट प्राइस है उससे कम में मिल रहा है. बेचने वाला चाहे जो भी समझ के बेच रहा है, आपको लग रहा है कि जो प्राइस मुझे मिल रहा है वो प्राइस मुझे नहीं मिलने वाला है. फील्स चीप. सस्ता लग रहा है. जो भी आपको एसेट दिखाया जा रहा है, इक्विटी हो, रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो, आपको सस्ता लग रहा है तो आप फिर खरीदने के लिए उसको बेचैन हो जाएंगे कि इसको मैं खरीद ही लेता हूँ, ये बहुत अप्रिशिएट करेगा. एंड वाई सेल? सेल क्यों करना होता है किसी एसेट को? नीड मनी. किसी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो अपना एसेट सेल कर देगा. अगेन, अगर हाईली प्राइस्ड, अगर किसी एसेट का दाम उसको उसके सोच के हिसाब से भी ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्राइस मिल रहा है, तो सोचेगा कि एक बार तो इसको रिडीम कर ही लेते हैं, क्या पता कल ये प्राइस मुझे मिले कि ना मिले. परचेजिंग अदर एसेट. हो सकता है कि सेम एसेट को खरीद के, सॉरी बेच के, दूसरा एसेट उसको जो लग रहा है, जो ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है, वो खरीदना चाह रहा हो. तो उसके लिए भी आप, आदमी जो है अपना जो प्रीवियस एसेट है उसको बेचता है. ये एक कॉमन से रीजन है. हम एसेट खरीदते क्यों हैं, सेल क्यों करते हैं. और वैल्यूएशन का जो ऊपर दिखा आपको डेफिनेशन की, कैसे उसको वैल्यू करते हैं. आगे हम ब्रॉडली जानेंगे वैल्यूएशन होता क्या है, करते कैसे हैं, कैसे कैसे अलग अलग तरह के सेक्टर्स को, कंपनियों को क्या क्या हम वैल्यूएशन देते हैं, वो हम आगे देखेंगे. मेथड देखते हैं, वैल्यूएशन का मेथड. हमारा जो पूरा ये आज का सेशन है वो इक्विटी पे बेस्ड है, स्टॉक मार्केट पे बेस्ड है. तो जो भी बातें होंगी, अभी तक तो मैंने एसेट की बात करी, अभी मैं उन एसेट के एक पार्ट जो कि इक्विटी है उसके बारे में बात करूंगा. तो ये इक्विटी को कैसे अलग अलग मेथड से हम वैल्यू करते हैं, वो आप आपके सामने है. तो ये टॉप 6 वैल्यूएशन रेशियोज है. ठीक है, ये सबको जानना चाहिए. तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये आपने पहले भी जाना है. तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर्स वैल्यूएशन ऑफ कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री. तो सपोज हम एक किसी एक सेक्टर का नाम लेते हैं. हम एक एफएमसीजी का नाम लेते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का. तो अगर हम किसी एफएमसीजी का पीई देख रहे हैं
तो फिर उसी पी को देख के हम बाकी सभी एफएमसीजी वाले बिजनेस का पी चेक करके कि बाकी सबका कैसे पी चल रहा है, हम इवेलुएट कर सकते हैं कि सेम सेक्टर में हमारी कंपनी कैसी वैल्यूएशन पे है। क्या वो अच्छे वैल्यूएशन पे है, क्या वो ज्यादा वैल्यूएशन पे है, क्या ये बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे है। ये हम करके कंपेयर कर सकते हैं। देन है प्राइस टू सेल्स रेशियो। इसको एक और तरीके से बोलते हैं मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। प्राइस टू सेल्स रेशियो में क्या है कि मार्केट प्राइस पर शेयर निकालते हैं और एनुअल सेल्स पर शेयर निकालते हैं। मतलब जो भी सेल का फिगर आया और जो भी मार्केट कैप का फिगर आया उसको हम सेल्स बेसिस पे लेते हैं, तो कोई रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। तो मार्केट कैप जो भी आपके कंपनी का है उसके में अगर हम एनुअल सेल जो हुआ है पिछले साल का डिवाइड करेंगे, वो आएगा आपका मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। उसको प्राइस टू सेल्स रेशियो में ही बोल सकते हैं। ये मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब अगर आप मार्केट कैप को आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करेंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर आएगा। अगेन एनुअल सेल्स पर शेयर है, एनुअल सेल को अगर आप पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो एनुअल सेल्स पर शेयर आएगा। तो वैल्यू बराबर आएगी। प्राइस टू सेल्स कहने मार्केट कैप टू सेल्स कहने, बात वो बराबर है, रेशियो अलग नहीं होगा। फिर है आपका प्राइस टू बुक रेशियो। तो मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। प्राइस टू बुक के बारे में आपसे बात कर चुका हूं कि मार्केट कैप कैसे देखा जाता है किसी चीज का, और प्राइस टू बुक कैसे देखा जाता है किसी चीज का। मार्केट कैप मतलब कि आज के डेट में उस कंपनी का अगर इवेल्युएशन करेंगे बेचने के लिए, जो कि ठीक ठाक चल रही है, अच्छा रन कर रही है, तो कितना प्राइस मुझे मिलेगा। और बुक वैल्यू का मतलब कि आज के डेट में अगर कंपनी को अ, मतलब उसके पास दिवालिया घोषित हो गई, आप इतना समझ लीजिए, कुछ नहीं कि उसके पास काम बचा हुआ है, तो जब उसको जब नीलाम करेंगे तो उसके आज का उसका जो बुक वैल्यू है, जितना उसके पास एसेट है उसकी जो आज की वैल्यू है, जितना कैश है आज का, और जितना डेट है उसको माइनस करके जो निकल के आएगा, तो बुक वैल्यू पे ही एनसीएलटी में जो भी कंपनियां जाती हैं इंसॉल्वेंसी के लिए, वो बुक वैल्यू पे ही बाहर निकलती हैं, बिक जाती हैं। समटाइम्स किसी किसी का बुक वैल्यू तो माइनस में होता है, क्योंकि जितना ज्यादा एसेट नहीं है उससे ज्यादा कर्जा है, तो बुक वैल्यू माइनस में आएगा। तो वैसी कंपनियों में शेयर होल्डर्स को जीरो अमाउंट अकाउंट अकाउंट में आते हैं। ठीक है। तो मार्केट कैप टू मार्केट कैप टू बुक वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। मतलब जो बुक रेशियो है, मार्केट कैप उसे कितना ऊंचा उसको मिल रहा है, उसका एक रेशियो निकलता है, उसको प्राइस टू बुक रेशियो बोलते हैं। अब प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ पैग रेशियो, ये इस बारे में हम एक अलग से बात कर चुके हैं इस चीज के बारे में। कंसिडर्स अ कंपनी मार्केट प्राइस, इट्स फ्यूचर अर्निंग एंड इट्स फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ये क्लियर है एकदम कि जो भी पी है, जो फ्यूचर ग्रोथ हम उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो एक रेशियो आएगा निकल के, उसको हम पैग रेशियो बोलेंगे। ये भी फिर बताया था कि पेग रेशियो एक आप एक फ्रेमवर्क बना लीजिए कि 1.5 से नीचे का पेग रेशियो का फेयर मान लीजिए, 1.5 से 2 के बीच में ओवर वैल्यूएशन की तरफ मान लीजिए, और 2 से ऊपर के पेग रेशियो का आप हाईली ओवर वैल्यूड मान लीजिए। एक्सेप्शन इसमें एफएमसीजी है। एफएमसीजी बहुत नीचे पेग रेशियो पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके सेक्टर की पीई 60 के ऊपर रहती है। तो एफएमसीजी जब खरीदना हो तो आप थोड़ा सा लीवे दे सकते हैं उसको, आप पेग रेशियो 2, इवन कभी कभी किसी टाइम पे 2.5 भी दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो 1.5 वाले में नहीं आएगा। थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ा सा उसमें हम ज्यादा रखते हैं पेग रेशियो। ओनली फॉर कंजम्पशन बिजनेसेस, एफएमसीजी ऑन कंजम्पशन। नेक्स्ट है ईवी टू एबिटा रेशियो। अब आपने मार्केट कैप पढ़ा होगा, ईवी नहीं पढ़ा होगा। ईवी इज इंटरप्राइज वैल्यू। तो जब मार्केट कैप है आपका, उस मार्केट कैप में से हम अगर जो डेट है बैलेंस शीट पे उसको घटा दें, और जो कैश है बैलेंस शीट पे उसको जोड़ दें। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मार्केट कैप अगर 100 का है, और आपके कंपनी के ऊपर डेट है 20 का, और आपके पास कैश पड़ा है आपके बैलेंस शीट पे 10 का, तो मार्केट कैप 100 का है, डेट है 20 का, उसको घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, और जो कैश है उसको जोड़ देंगे तो वो 90 हो जाएगा। तो इंटरप्राइज वैल्यू 90 हो जाएगा। ईवी टू एबिटा जो है, जितनी कंपनियां खरीदी बेची जाती हैं, तो इंटरप्राइज वैल्यू काफी मायने रखती है, क्योंकि उससे केवल मार्केट कैप की बात नहीं होती है, डेट और सरप्लस कैश जो भी पड़ा हुआ है उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट उसमें कर लेते हैं। तो इंटरप्राइज वैल्यू जो है वो और एक करेक्ट फिगर देती है मार्केट कैपिटल का, मार्केट कैप का से एक थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के देती है कि
जो चीजें मार्केट कैप में दिख नहीं रही होती, कैश कितना है और डेट कितना है, इंटरप्राइज वैल्यू में वो सब कुछ एडजस्ट करके निकाला जाता है। तो इंटरप्राइज वैल्यू जो भी है, अगर एबिटा में से डिवाइड करें उसको, तो निकल के जो रेशियो आएगा उसको बोलेंगे इंटरप्राइज वैल्यू बाई एबिटा। अब इसमें हाउ मेनी टाइम्स एबिटा शुड इन्वेस्टर्स पे टू अक्वायर द इंटायर बिजनेस, यही बात यहाँ भी लिखी हुई है कि कोई बिजनेस अगर खरीदना है तो जितना इंटरप्राइज वैल्यू है, तो कितना टाइम्स का एबिटा दे। सपोज एग्जांपल के तौर पे किसी कंपनी का इंटरप्राइज वैल्यू है 100 का, और वो पर साल एबिटा बनाती है 10 का, तो वो 10 टाइम्स इंटरप्राइज वैल्यू पे हम उसको खरीद रहे हैं। तो मतलब जो भी खरीद रहा है उस इन्वेस्टर को या उस एक्वायरर को ये आशा है कि अगर सेल्स ग्रोथ ना भी हुआ तो 10 साल में मैं अपने पैसे रिकवर कर लूंगा जो भी मैंने लगाए हैं, और उसके रिकवर करने के बाद ये सारे जो हार्ड एसेट्स हैं वो मेरे हो जाएंगे। ठीक है। और अगर ग्रोथ आ गई तो और पहले करूंगा। जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। ठीक है। अब इसमें है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसको आप मार्केट कैप मान लीजिए, एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ये थोड़ा मोटा मोटा वर्ड लिखा है, इतना हम नहीं जाएंगे। कैश फ्लो का मतलब होता है आपकी कंपनी ने 100 रुपए का सेल किया, और आपने बताया कि खर्चे वर्चे टैक्स वैक्स सब निकाल के मेरे पास जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 100 में से, 100 का बेचने पे मेरे पास 30 रुपए का नेट प्रॉफिट आया। अब वो 30 रुपए का नेट प्रॉफिट आया, फिर उस 30 रुपए में से मेरे पास एक्चुअल पैसा मुझे कितना रिसीव हुआ उस फाइनेंशियल ईयर में, सपोज 20 रुपए रिसीव हुआ, तो मेरा कैश फ्लो जो होगा वो 20 रुपए का होगा। प्रॉफिट तो 30 रुपए है, बट कैश फ्लो 20 रुपए है। तो हमें ये भी ट्रैक करना होता है कि प्रॉफिट कंपनी तो दिखा रही है, लेकिन अगर कैश फ्लो अगर नहीं जनरेट कर पाएगी तो उसको अपना बिजनेस चालू रखने के लिए वापस से लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि फिर वो आगे जब अपना कंपनी चलाएगी तो उसको रॉ मटेरियल खरीदने हैं, और जो उसने बेच दिया उसका पैसा उसके पास आया ही नहीं, फिर तो उसको चलाना ही है ना, तो वो तो लोन लेगी। लोन नहीं लेगी तो फिर अपनी इक्विटी का बेस और बढ़ाएगी, इक्विटी रेस करेगी। ठीक है, ताकि वहां से पैसे जो है मार्केट से उठा सके। तो मार्केट कैप डिवाइडेड बाई प्राइस, कैश फ्लो का जो रेशियो निकलता है उसको बोलते हैं प्राइस टू कैश फ्लो बोलते हैं उसको। तो ये रेशियोज कैसे कैसे काम आते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको हमेशा बोलता हूँ, वो है पेग रेशियो। ये मैं मानता हूँ इसको, बाकी लोग डिफर कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है पेग रेशियो। दूसरा जो रेशियो है प्राइस टू कैश फ्लो। जो कैश फ्लो का रेशियो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी सपोज एक एक चाय की दुकान है, वहां पे किसी ने चाय की दुकान खोली, और उसने 40 रुपए का पैकेट करता दूध का, और चाय पत्ती चीनी मिला के उसने 50 रुपए उसके खर्चे हैं, और उसने चाय बेच दी 100 रुपए की, और वो डिस्पोजल लेके सब खर्चा वर्चा छाट के उसको, मतलब 50 रुपए का तो उसका ग्रॉस मार्जिन आ गया 50 का, जो मैंने ग्रॉस मार्जिन समझाया है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट सीधे माइनस करेंगे प्रॉफिट से तो ग्रॉस मार्जिन आएगा। फिर जो बाकी खर्चे हैं, ये ग्लास व्लास पत्ता वत्ता ये सब जो खर्चे हैं, ठीक है, अगर कोई इम्प्लॉय रखा है मिला के, सपोज मान लीजिए कि उसका वो बोल रहा है कि मुझे 30 रुपए बचा, मुझे दिन के लास्ट में मुझे 30 रुपए बचा। लेकिन अगर पहले ही उसने 40 रुपए का दूध खरीदा था, चीनी चायपत्ती और ये सब डिस्पोजल मिला के वहां भी उसने खर्च कर दिए हैं 30 रुपए, 70 रुपए का पूरा उसका खर्चा है, और उसने 100 का सामान बेचा, तो उसका 30 का मुनाफा है। उस 100 के बदले में उसको पैसे ही मिले हैं 50, 50 रुपए लोगों ने उधार लगा दिए उससे। तो उसके आज का ही खर्चा बेचारे का 70 रुपए था। और उसको लगता भी है अगर कि कल, आज जितने लोगों ने चाय पी है कल इससे ज्यादा लोग चाय पियेंगे, तो वो 50 में भी काम नहीं चल पाएगा, उसका पहले ही खर्चा 70 हुआ है। तो वो बेचारा तो कल का ही जो सेल था वही मेंटेन नहीं कर पाएगा उस सेम बैलेंस बैलेंस के साथ। तो इसीलिए कैश फ्लो बहुत जरूरी है। ठीक है। एक और एक हम फ्रेमवर्क लेके चलते हैं कि जो एबिटा है, एबिटा टू कैश फ्लो, वो भी एक रेशियो है, इसमें लिखा नहीं हुआ है। एबिटा टू कैश फ्लो रेशियो 80% होना चाहिए। सपोज अगर कोई कह रहा है कि मेरा 100 रुपीज का एबिटा मैंने जनरेट किया है, तो साल के लास्ट में उसको अगर 80 रुपीज मिल जाते हैं, तो कह सकते हैं कि कंपनी के जो पेमेंट टर्म्स हैं उसके क्लाइंट्स के साथ वो काफी हेल्दी हैं। मोर देन 80% एबिटा टू कैश फ्लो रेशियो। उससे कम है, 60 से लेके 80 के बीच में है, तो कह सकते हैं कि मॉडरेट है, ठीक है, कभी दिक्कत होती है। लेकिन अगर 60 से कम है तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है, और वैसी कंपनी को बार बार अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन लेना पड़ता है,
शेयर अपने इक्विटी बेस को रेज करना पड़ता है, बार बार शेयर इशू करने पड़ते हैं ताकि पैसे जमा करके अपना बिजनेस चलाए। तो शेयर इक्विटी रेज करना गलत नहीं है, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन ये लोन और इक्विटी बेस रेज होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी एक्सपेंस सॉरी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, कैपेक्स के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है। डे टू डे वर्किंग चलाने के लिए बिजनेस का आपका इंटरनल एक्रूरल्स जो है, जो आप नेट प्रॉफिट बना रहे हैं, उसी से बिजनेस आपका चल जाना चाहिए। ग्रोथ के लिए आप चाहे लोन लें, आप चाहे इक्विटी बेस बड़ा करें, चलेगा। बट बिजनेस चलाने के लिए इक्विटी रेज नहीं होना चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए लोन नहीं होना चाहिए। ये एक रेड फ्लैग है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो की बात कर ली हमने, पैग रेशियो है, प्राइस टू कैश फ्लो कह लीजिए, एबिटा टू कैश फ्लो कह लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब लॉस मेकिंग बिजनेसेस बहुत सारे आजकल मार्केट में लिस्ट हुए हैं, तो उनको हम थोड़ा बहुत किस रेशियो पे देखेंगे, क्योंकि उनका तो प्राइस टू अर्निंग तो आएगा नहीं। लॉस मेकिंग है तो ईपीएस बनेगा नहीं, अर्निंग प्राइस शेयर बनेगा नहीं, तो पी निकलेगा नहीं। कैसे देख सकते हैं उसको? पहला वही है, प्राइस टू कैश फ्लो या एबिटा टू कैश फ्लो, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। ठीक है। कितना उसने दिखाया कि कितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है, और एक्चुअली में कैश फ्लो में कितना पैसा उसको रिसीव हुआ, भले प्रॉफिट ना बने नीचे। ठीक है। पैसा उसको मिला, उसने अपने वेंडर को दे दिया पैसे, अपने एम्प्लॉय को दे दिए पैसे, करते 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 पैसा खत्म हो गया उसके पास। हम मान गए उसका प्रॉफिट नहीं बन रहा है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कंपनी का वर्किंग तो मेंटेन कर पा रहा है वो उसी कैश फ्लो से। बाद में जाके उसको जीरो हो जा रहा है नेट प्रॉफिट में, चाहे उसका माइनस में चला जा रहा है, थोड़ा बहुत उसको इक्विटी रेस थोड़ा बहुत करनी पड़ रही है, लेकिन कैश फ्लो तो आना चाहिए। तो हमें क्या देखना है लॉस मेकिंग बिजनेस में, कि कैश फ्लो टू एबिटा रेशियो लगातार बढ़ते रहना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि अब कंपनी कभी ना कभी ब्रेक इवन कर देगी, मतलब प्रॉफिट में आ जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे स्केल अप होगा, स्केल करते करते एक बार ऐसा आएगा कि नेट प्रॉफिट में लेके आ जाएगी। आप इसके लिए चाहें तो रिकमेंडेशन नहीं है, आप जोमेटो का बैलेंस शीट चेक कीजिएगा, कैसे लॉस करते करते अचानक से प्रॉफिट में आई है, और अब ब्लिंकिट के एक्विजिशन के बाद लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट करते चल रही है। और वो सेम झलक आप उसके शेयर प्राइस में देख सकते हैं। हालांकि जोमेटो बहुत ही महंगी कंपनी हो चुकी है। दूसरा रेशियो प्राइस टू सेल्स रेशियो। मान सकते हैं कि प्रॉफिट नहीं आएगा तो पी नहीं निकलेगा, बट सेल्स फिगर तो है हमारे पास ना। प्राइस टू सेल्स रेशियो मतलब उसने जितना भी सेल किया है साल का, हम कितने उससे ज्यादा मल्टीपल प्राइस में उस बिजनेस को खरीदना चाहते हैं। दैट इज प्राइस टू सेल्स रेशियो। सपोज अगर कोई कंपनी है 4,000 की, 4,000 सेल्स किया उसने और मार्केट कैप कोट कर रही है 8,000, दैट इज की प्राइस टू सेल्स रेशियो उसका 2 का है। ईवी टू एबिटा रेशियो, ईवी मैंने वही बताया आपको, इंटरप्राइज वैल्यू, जो मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप से आप जब डेट को निकाल देंगे और उसमें जो आपके पास कैश सरप्लस है उसको ऐड कर देंगे, तो इंटरप्राइज वैल्यू निकल के आएगा। तो ईवी टू एबिटा जो रेशियो है, कि कितने एबिटा साल के, कितने ईवी के लिए कितना एबिटा आपको मिल रहा है। सपोज अगर आपका 100 रुपए का ईवी है, इंटरप्राइज वैल्यू है, और 10 रुपए का एबिटा आप जनरेट करते हैं, तो इसका मतलब 10 टाइम्स इंटरप्राइज वैल्यू पे आप उस बिजनेस को खरीद रहे हैं। ये कुछ मैट्रिक्स हैं इसमें। थोड़ा सा और ब्रॉडली हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ, किस तरह के बिजनेसेस में किस तरह के रेशियोज को हम यूज करते हैं। ये सामने है आपके। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो इसको हम देखते हैं मार्केट कैप टू प्री सेल्स रेशियो। प्री सेल्स क्या है? अब रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस होता है ना, जैसे आपने अगर कोई घर खरीदना है, तो आप किसी बिल्डर के पास गए, बिल्डर ने आपको बोला कि मैं 3 साल में आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर करूंगा, आप मुझे फिलहाल बुकिंग के लिए 10% जो है पैसा मुझे अभी पे कर दीजिए, और फिर वो पेमेंट शेड्यूल आपको बता देगा, 6 6 महीने करके आपको प्रोसेशन से पहले आपको पूरा पेमेंट कर देना है। तो रियल एस्टेट बिजनेस को जब भी हम वैल्यू करते हैं, तो उसको पी से नहीं करेंगे वैल्यू, फिर हम गलत कर जाएंगे, फिर उसको सेल्स से भी नहीं करेंगे। हम ऐसे वैल्यू करेंगे, मार्केट कैप टू प्री सेल्स। प्री सेल्स में वो पूरा पूरा फिगर आता है। सपोज अगर किसी ने बुक किया कि उसको 2027 में वो घर चाहिए, और वो घर की कीमत जो है वो 20 लाख रुपए है, भले उसने 2 लाख रुपए पे की हो अभी के टाइम पे, बट प्री सेल में वो पूरा का पूरा जो 20 लाख है पूरा का पूरा आएगा। तो इससे ये इसलिए हम ये फिगर लेते हैं, ताकि एक्चुअल में कितना जनरेट हो सकता है, कितनी हमने सेलिंग कर दी है ऑलरेडी, ठीक है, वो आंकड़ा हमारे पास रहे। तो अब होगा क्या कि अगर वो सेल पे जाएंगे, हम सेल्स नंबर पे जाएंगे, तो ऑक्यूपेशन उसका जो होना है 3 साल के बाद होना है, उसने पैसे दिए हैं अभी 5% 10%, तो वो एक सही मैट्रिक उसका नहीं है। तो जब ये उधार बाकी वाले जो बिजनेस है ना, 3 3 साल में जो देने वाले बिजनेस है, यहाँ पे प्री सेल चलता है,
या फिर एम्बेडेड एबिटा चलता है। एम्बेडेड का मतलब ही वही है, एम्बेडेड का मतलब ही होता है नेक्स्ट फ्यूचर प्रॉफिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट इज कॉल्ड एम्बेडेड। एंड एम्बेडेड एबिटा का मतलब होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, दैट इज एम्बेडेड एबिटा, फ्यूचर एबिटा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एबिटा मतलब आने वाले सालों में जो भी उसने आज भी प्री सेल कर दिया उससे कितना एबिटा वो जनरेट कर पाएगी, वो एम्बेडेड एबिटा कहा जाता है। एम्बेडेड वर्ड का जो यूज है आपके लाइफ इंश्योरेंस वाले बिजनेस में भी होता है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस भी वैसे ही ईएमआई वाला बिजनेस है, आप लोगों को पता होगा कैसे हम ईएमआई पे करते हैं। तो वो भी जो है एक बार उसने अगर आपको सेल कर दिया लाइफ इंश्योरेंस, तो वो आपने जितने भी उसको इंस्टॉलमेंट देने हैं वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट को वो एम्बेडेड वैल्यू में काउंट कर लेगा। अगेन फिर वही हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक्स एंड क्यूएसआर। इसमें क्या है कि हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक एंड क्यूएसआर में क्या होता है कि ये बिजनेस जो है ये एक्सपेंशन में चलते रहते हैं हमेशा, इन पे कर्जे भी बहुत होते हैं। तो होता क्या है कि इनमें बहुत सारे जो सेंटर्स नए खुल रहे हैं, सपोज अगर मान लीजिए मेदांता या अपोलो हॉस्पिटल्स का एक नया ब्रांच कहीं खुल गया, तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रांच पहले दिन से ही फुल कैपेसिटी पे चलना शुरू हो जाएगा। उस ब्रांच को मेच्योर होने में टाइम लगेगा। वो अपने पुराने ब्रांच की तरह ही एबिटा जनरेट करे ऐसा नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। तो हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक एंड क्यूएसआर जो है ये हमेशा मैक्सिमम जितने हैं सारे कैपेक्स में रहते हैं, ठीक है, कैपेसिटी एक्सपेंशन में ही रहते हैं। तो वहाँ ईवी वाला मैट्रिक्स, सॉरी पीई वाला मैट्रिक्स लगाना वहाँ गलत हो जाएगा। तो एबिटा निकालना होगा, ईवी बाई एबिटा। एबिटा निकालेंगे तो उसका वहां से आप कर्जा कितना है वो माइनस कर लेंगे, और उसके बाद सरप्लस, सरप्लस पैसा कितना है वो ऐड कर लेंगे, तो एक सही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। सेम वही ईवी टू सीएफओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, वही मैंने बात करी कि जो कैश फ्लो है, जो जितना पैसा आपको एक्चुअल में मिला, आपने जो एबिटा दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया, बट एक्चुअल में आपको कितना पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, अगर वो नहीं आएगा तो फिर इन हॉस्पिटल्स को दिक्कत होगी। तो पी उसके लिए सही मैट्रिक्स नहीं है। ईवी बाई एबिटा या ईवी बाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ये इसका मैट्रिक्स हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक एंड क्यूएसआर। डायग्नोस्टिक में आप फिर भी एक बार पी लगा सकते हैं, ठीक है, बट हॉस्पिटल्स एंड क्यूएसआर में तो बिल्कुल नहीं लगा सकते आप। क्यूएसआर भी इसीलिए क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम पे लॉस मेकिंग क्यूएसआर हमारे पास है। क्यूएसआर इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, लाइक बर्गर किंग, लाइक मैकडोवेल्स, मैकडोनल्ड्स, लाइक आपका पिज्जा हट, केएफसी। इनमें से आप अगर बात करें बर्गर किंग की, तो ये लॉस मेकिंग बिजनेस ही है। तो इसलिए वहां पे ईवी बाई सीएफओ, ईवी बाई एबिटा वाला मैट्रिक्स काम करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है बैंक्स, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस को। इसको प्राइस टू बुक रेशियो पे ही जज करना है, ये मैं आपको कई कई बार पहले बता चुका हूँ। इनमें प्राइस टू बुक रेशियो देखना होता है, इनमें कोई कैश फ्लो देखना नहीं होता है, इनमें कोई पी नहीं देखनी है आपको। एक ही मैट्रिक्स है, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू। अगला है ऑटो एंसिलरी और ऑटो, यहाँ पे आप पी लगा सकते हैं। आप ईवी बाई एबिटा, ईवी बाई सीएफओ सब में लगा सकते हैं। थोड़ा सा और रिफाइन होकर आपको चीज चलेगी पता कि एक्चुअल में कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं ईवी बाई सीएफओ लगाने से, और इंटरप्राइज वैल्यू लगाने से ये चल जाएगा पता कि कर्जा आपने माइनस कर दिया है। तो थोड़ा बाकी चीजें जो मार्केट कैप देखने से नहीं समझ में आती है, इंटरप्राइज वैल्यू देखने से समझ में आती है। तो यहाँ पे ऑर्डर एंसिलरी में आप चाहे तो पीई लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आप पीई लगा सकते हैं और ईवी बाई सीएफओ लगा सकते हैं। तो जनरली आप देखें यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिग्निकल कमोडिटी में पी काम नहीं करेगा। कमोडिटी बिजनेस में आप ये सोच के ले रहे हैं कि पी 5 की है, 10 की है, आप गलती कर जाएंगे। आपको देखना है मार्केट कैप टू सेल्स, क्योंकि कमोडिटी कंपनी में कभी कमोडिटी के प्राइसेस ज्यादा होते हैं, कभी कमोडिटी के प्राइसेस कम होते हैं। अगर किसी साइकिल में प्राइसेस बहुत कम है वो कम रिपोर्ट करेगी प्रॉफिट, अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत कम हो गए हैं उसके, कम करेगी, ज्यादा हो गए हैं बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट करेगी। लेकिन वो फिर सस्टेन नहीं करेगा वो प्राइस उसका। कमोडिटी में हमेशा मार्केट कैप टू सेल्स देखना है, चाहे पी 2 हो जाए 5 हो जाए कोई मतलब नहीं है, उसी के हिसाब से उसको वैल्यू करना है। अगला है आईटी एक्सचेंजेस, लाइक बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स और आईईएक्स। सैस, सैस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और प्लेटफॉर्म वाले जैसे जोमेटो हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, स्विगी प्लेटफॉर्म हो गया, ओयो प्लेटफॉर्म हो गया, इस तरह के बिजनेसेस हैं। इसमें अगर वो कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग है, पीई चल जाएगा। प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ईवी बाई सीएफओ चलेगा, ठीक है। और वो आप जो एफसीएफ देख रहे हैं, दैट इज फ्री कैश फ्लो। अब ये कैसे निकलता है बताता हूँ आपको। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जितना EBITDA उसने बताया, जितना उसका फिर नेट प्रॉफिट आया, उसमें से कितना उसको पैसा एक्चुअल में मिला, और फिर उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन से कितने पैसे मिले उसको। और अगर वो कंपनी कैपेक्स कर रही है अपना,
तो उस कैश फ्लो में से उसने कितने पैसे कैपेक्स में डाल दिए, उसके बाद जो वैल्यू बची उसको बोलेंगे फ्री कैश फ्लो। दैट मीन्स कि अब उस बिजनेस के पास उस फ्री कैश फ्लो का कोई काम नहीं है। तो या तो उसको वो फ्री कैश फ्लो को वापस दे देना चाहिए अपने इन्वेस्टर्स को, या फिर उसका अगला बाईबैक करना चाहिए, या फिर कुछ और भी उसका प्लान करना चाहिए। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में सेम वही चीज, एम्बेडेड वैल्यू की बात है, यहाँ पी नहीं चलेगा। लाइफ इंश्योरेंस में वैसे ही आप एक बार आपसे लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, फिर उसने पूरा का पूरा आपका जो ईएमआई है काउंट कर लिया आपने एम्बेडेड वैल्यू में, और फिर वो मार्केट कैप से एम्बेडेड वैल्यू निकाल के एक रेशियो बनाया। तो जो भी कंपनी आप देखते हैं सेक्टर में, तो उस सेक्टर में उसी मैट्रिक से कंपेयर कीजिए। सपोज आपको अगर किसी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दूसरे से अगर कंपेयर करना है, तो दोनों का एम्बेडेड वैल्यू मार्केट कैप से निकाल के उसका देखिए। तो विद इन सेक्टर्स जो हैं आप सेम मैट्रिक्स यूज कीजिए, तब जाके आप एक सही चीज पे पहुंचेंगे। जनरली कंजम्पशंस, मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग बिजनेसेस ट्रेड्स एट प्रीमियम वैल्यूएशन ड्यू बिगर रनवे फॉर ग्रोथ, हाई टैम। टैम मीन्स टारगेट एड्रेसेबल मार्केट। अब कंजम्पशन जो है मैं पहले बता चुका इस बारे में, कंजम्पशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इमर्जिंग बिजनेस जो अचानक से इमर्ज हो रहा है, और उसका अगर बड़ा सा रनवे है, मतलब कि बहुत लंबा दिन चलने वाला है, विजिबिलिटी दिख रही है आपको कि नहीं ये 2-3 साल में खत्म नहीं होने वाला है, ये तो बहुत चलने वाला है, इसको जनरेशन वाइज लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर उन कंपनियों के जनरली वैल्यूएशंस बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं उनसे ज्यादा होते हैं। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इमर्जिंग बिजनेस जो भी नए बिजनेसेस हैं, लाइक रिन्यूएबल नया बिजनेस है, लाइक प्लेटफॉर्म नया बिजनेस है, लाइक बहुत सारे बिजनेस नए हैं, इंडिया के लिए डिफेंस बड़ा नया बिजनेस है। बट फिर भी पीएसयू डिफेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको हम पीएसयू ही गिनेंगे। प्राइवेट डिफेंस को मान सकता हूँ, पीएसयू डिफेंस को मैं पीएसयू गिनूंगा, चाहे ट्रेड चाहे वैल्यू कुछ भी हो जाए। बिगर रनवे फॉर ग्रोथ और हाई टाइम के चलते इनका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यूएशन आर ब्रॉड सब्जेक्ट, ये बहुत ब्रॉड चीज है। ठीक है, बहुत ये पी तक डिपेंडेंट नहीं है ये, इसलिए बहुत सारी गलतियां हम कर जाते हैं केवल पी देख के। तो की जो है इसमें इसका एप्लीकेशन है कि हम अप्लाई कहाँ करना चाहते हैं। अब यूटिलाइजेशन देखते हैं इसका, हम कहाँ कैसे यूटिलाइजेशन होता है। तो हाउ इट हेल्प्स, ये यूटिलाइज कैसे करते हैं और ये हेल्प कहाँ करता है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन हेल्प्स इन गेजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग। अगर आप सही से वैल्यूएशन करना जानते हैं तो आप अपने होल्डिंग का जो भी आपके पोर्टफोलियो में है उसका सही वैल्यू निकालना। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो उसकी अंदर की वैल्यू है, जो बाहर से आपको दिख नहीं रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आंतरिक आप कह सकते हैं वैल्यू उसका, आप निकाल सकते हैं। वैल्यूएशन आपको करना अगर आता है तो इसको यूटिलाइज करें। बाइंग बिजनेसेस ऑन डील प्राइस, अगर आप सही वैल्यूएशन करना जानते हैं तो आप बिजनेसेस को एकदम सही प्राइस पे, एकदम डील प्राइस पे आप अपने हिसाब से उसको खरीद सकते हैं। नेगेट अननेसेसरी नॉइज इन द मार्केट, मार्केट अगर मतलब बहुत सारा नॉइज चल रहा है, तो आपको वैल्यूएशन करना आता है तो उस नॉइज को आप नेगेट कर देंगे कि नहीं यार इसका तो वैल्यूएशन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए है ही नहीं। इम्प्रूव सेलिंग डिसीजन, आपका सेलिंग डिसीजन जो है वो इंप्रूव होगा अगर आप वैल्यूएशन करना जानते हैं। आपकी कोई कंपनी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वैल्यूएशन के जो दायरा है उससे बाहर निकल गई है बहुत ही, आपको ये समझ है कि यार ये अब ना भले प्राइस जो भी हो गया लेकिन ये रखने लायक तो अब नहीं रही, इसका कुछ भी हो सकता है, तो आपका सेलिंग डिसीजन इंप्रूव हो जाएगा। बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इवन आफ्टर प्राइस राइज, अगर आपने कोई सामान, अगर आपने कोई स्टॉक खरीद लिया है, उसका प्राइस राइज चाहे बहुत हो जाए, लेकिन आपको अगर सही वैल्यूएशन करना आता है तो भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि नहीं नहीं अभी और इसमें है, अभी 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 नहीं बेचना मुझे। तो दोनों सोचिए कितना मतलब एकदम अलग स्टेटमेंट है, इंप्रूव सेलिंग डिसीजन और दूसरा बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इवन प्राइस राइज। मतलब एक तरफ तो आप सेलिंग डिसीजन प्राइस बढ़ने के बाद ले पा रहे हैं, दूसरा एक जगह प्राइस बढ़ने के बाद आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं मुझे नहीं बेचना, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो हाउ टू वैल्यू। अंडरस्टैंड मर्जर एंड एक्विजिशन बाई कंपनीज, आपकी कंपनी ने कोई अगर मर्जर या एक्विजिशन किसी कंपनी को खरीदा है, तो उसने वो कंपनी को सस्ता खरीदा है कि महंगा खरीदा है, अगर आप वैल्यूएशन करना जानते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि कंपनी जो है उसने अपने फायदे के लिए, कंपनी के फायदे के लिए मर्जर एक्विजिशन किया है, भाई बंदी निभाने के लिए नहीं की है। यहाँ पे इस मार्केट में मर्जर एक्विजिशन बहुत भाई बंदी में भी चलते हैं कि तू मेरा खरीद ले, मैं तुम्हारा कुछ करा दूंगा, ये सब चलता है। तो अगर आपको वैल्यूएशन करना आता है तो आप समझ जाएंगे कि मर्जर एक्विजिशन जो हुआ है, जो प्राइस पे किया मेरी कंपनी ने, वो कितना प्राइस पे किया है, उस कंपनी को मार्केट में कितना पैसा मिलता है और मेरी कंपनी ने कितना पैसा उसको दिया है, क्या वो सही दिया है, क्या वो ज्यादा दे दिया है। ठीक है, ये आप इसको समझ पाएंगे। हेल्प्स अवॉइड फोमो, फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर आप वैल्यूएशन करना जानते हैं तो मार्केट चाहे कुछ भी कर रही हो आपको फोमो नहीं होगा। आप डटे रहेंगे कि नहीं नहीं यार ये
जो हो रहा है होने दो, मुझे मतलब नहीं है, मेरा मेरे तरीके में है ही नहीं ये। सेवियर इन यूफोरिक कंडीशन, अगर बहुत ही यूफोरिक हो रखा है, अब आप जाएं पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, वहां भी लोग बोल रहे हैं कि मैंने फेंडो में 10,000 रुपये कमा लिए हैं, ठीक है, तो वैसा मार्केट तो यूफोरिक ही कहूंगा मैं। तो फिर वैसे मार्केट में वैल्यूएशन ये एक चीज है जो आपको सेव करके ले जाएगी। सेपरेट क्वालिटी फ्रॉम क्रैप्स, ठीक है, वैल्यूएशन करना जानते हैं तो आप क्रैप को अलग कर देंगे क्वालिटी से, और क्वालिटी के साथ आप बने रहेंगे। नाउ मिसकंसेप्शंस, क्या मिसकंसेप्शंस हैं वैल्यूएशन के बारे में, उसको भी हम देखते हैं। हाउ मिसगाइडिंग कैन बी टीटीएम, दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ये कंपनी है, मार्केट कैप है इसका 22,716 करोड़। आप देखिए कितना पी लिखा है यहाँ पे, 305 का पी लिखा हुआ है, ठीक है। ये है, आप देख रहे हैं आखिरी कुछ सालों का, और ट्रेलिंग 12 मंथ का नेट प्रॉफिट है। कंपनी लॉस मेकिंग थी, और ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट जनरेट करना उसने शुरू कर दिया है। ये है आखिरी 3-4 क्वार्टर का रिजल्ट, जिसमें आप देख रहे हैं कि सितंबर क्वार्टर -27 है, और आखिरी जून क्वार्टर +50 का नेट प्रॉफिट है इसमें। तो मतलब आप देख रहे हैं कि कंपनी जो है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। अगर आप ये 50 का जो अभी जून क्वार्टर में जो रिजल्ट आया, अगर वो ना आया होता, तो पी यहाँ पे 800-900 लिखा होता आपका, 50 आ गया तो 300 दिख रहा है आपको, ठीक है। अगला सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा आता है, तो ये 27 -27 को रिप्लेस करेगा अगले ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो पी और नीचे आ जाएगी। तो आपको ऑप्टिकली क्या दिख रहा है कि पी इसकी 305 है, तो आपको लगेगा कि नहीं कंपनी तो यार ये तो एकदम बात ही नहीं है। इस क्वार्टर रिजल्ट के पहले ये 800 की पी पे थी, ठीक है। तो होता क्या है, ऑलवेज लुक फॉर नेक्स्ट 12 मंथ फॉर वैल्यूइंग बिजनेसेस। आपको ट्रेलिंग 12 मंथ लीजिएगा तो आप धोखा खाइएगा। आपको नेक्स्ट 12 मंथ के बारे में अगर बात करेंगे तो सही से वैल्यू कर पाएंगे। कैसे? ये जो कंपनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका मार्च 24 का, यहाँ आप देखिए मार्च 24 का सेल्स फिगर था 1743। एक बार रुकिए, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये मार्च 24 का ये फिगर है 1743, और कंपनी जो है वो, उसका गाइडेंस जो है लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा का है FY 25 में। और उसका कहना है कि 20 से ऊपर के आसपास का हम एबिटा मार्जिन रखेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने आखिरी जून क्वार्टर में कितना किया है, 21 किया है। 20 क्या है उसने, 15 से 20, लेकिन 21 करते चल रही है। तो अगर हम उस चीज को देखें, तो देखिए आप एक्सपेक्टेड पैट क्या आ रहा है इसका। एज्यूम करते हैं हम 20 का करेगा तो 800 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, और ये सब चीजें निकाल के 500 के आसपास, एजम्पशन है बस, ये कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, जस्ट एजम्पशन है। 500 का पैट आएगा उस कंडीशन में। फॉरवर्ड PFI 25 क्या आ रहा है आपका, देखिए नीचे 45 का आ रहा है। तो कितना ब्रॉडली चीजें आप मिसगाइड हो सकते हैं अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ का पी देखेंगे तो। इन्वेस्टर्स जो है हमेशा ये देखते रहते हैं, और उसके चलते दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में कंपनी अगर जो कह रही है उसके अंदर 45 के पीक पे है, आपको यहाँ 300 दिख रहा है। इस क्वार्टर रिजल्ट से पहले ये 800 दिख रहा था, ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर आप सोच के चलेंगे तो मिसगाइड कम होंगे, इसलिए ट्रेलिंग 12 मंथ जो है धोखा है, ठीक है। आपको फॉरवर्ड 12 मंथ देखना है, या एटलीस्ट जो जिस 12 मंथ में नुकसान नहीं है, तो मान सकते हैं चलो पी थोड़ा ठीक चल रहा होगा, फिर भी वो ट्रेलिंग 12 मंथ है। लेकिन जहां नुकसान है, कंपनी ग्रोथ फेज में घुस रही है, तो आप अगर ट्रेलिंग 12 मंथ देखेंगे तो वहां आपसे दिक्कत हो जाएगी, आप गलती कर जाएंगे। दूसरा एक मिसकंसेप्शन देखते हैं, और क्या मिसगाइड कर सकती हैं चीजें। हाउ अदर एक्सेप्शनल इनकम अफेक्ट्स पीई, ठीक है। कंपनी ने अदर एक्सेप्शनल इनकम जनरेट कर लिया है, तो वो पी को कैसे अफेक्ट कर देती है। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है, कंपनी है, इसका पी दिख रहा है कितना आपको, 1.61, ठीक है। ये 1.61 ये पी है, ठीक है। आप अगर आगे चलेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको अदर इनकम। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 931 करोड़, और अदर इनकम है 6,739 करोड़, ठीक है। आप क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखें तो आप देखिए जून क्वार्टर में ही उसने 7,310 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम उसका गेन है। मतलब उसने कुछ एसेट सेल किया होगा, कुछ और कुछ भी सेल किया होगा। देखिए जहाँ पी उसकी 34-35 हुआ करती थी, वो 1,000 रुपए से ऊपर का ईपीएस उसने जनरेट कर दिया। तो ये दिख रहा है ना आपको कैसा ऑप्टिकली कैसा मिसगाइडिंग हो सकता है, ठीक है। उसी हिसाब से ऑलवेज एडजस्ट
फॉर एक्सेप्शनल गेन्स वाइल कैलकुलेटिंग। जब भी आप कैलकुलेट करते हैं पीई, तो आप अगर किसी साइट पे जाके देखेंगे तो साइट तो ऑटो जनरेटेड है, वैसे ही निकाल के देगा। आपको मेहनत करनी है निकालने के लिए कि मैं एक्चुअल में कहाँ हूँ। इस केस में आप देखिए, अगर पैट निकालेंगे, 7376 का टोटल पैट है, इसमें से आपको 710 निकालना पड़ेगा। एक्चुअल में पैट कितना है? 66 करोड़ का पैट एक्चुअल में है। और उसके हिसाब से एक्चुअल पी अगर हम निकालेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो 24 का पी निकलेगा। वेर एज जो पी निकल के आ रहा है एज पर वेबसाइट्स, वो है 1.61। हाउ मिस गाइडिंग इट इज, आप देख लीजिए। पी निकलती है ईपीएस ग्रोथ को जब शेयर प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो पी निकलती है। अब अगर पी में आप जैसे देख रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आखिरी क्वार्टर में यहाँ पे 7,0310 रुपए का एक्सेप्शनल गेन अगर हो गया है, तो ये आगे प्रॉफिट में भी ट्रांसफर हो गया। अब ये प्रॉफिट में ट्रांसफर हुआ तो पी निकल के आ गई 1100 की, पी निकल के आ गई। एक्चुअल में वो करता था बिजनेस 230 करोड़ का, 185 करोड़ का, 61 करोड़ का, और सीधे यहाँ इतना कर रहा है। तो चूंकि ईपीएस इतना बढ़ गया, तो इसलिए अब प्राइस विल बी डिवाइडेड बाई ईपीएस विल कम पी। तो पी निकल के आ रहा है पे 1.61। ठीक है, इस प्राइस को डिवाइड कर रहे हैं तो 1.61 आ रहा है। यहाँ पूरे साल का टीटीएम पी है ये। इसको डिवाइड करेंगे इसके प्राइस से, प्राइस जो भी चल रहा होगा। यहाँ प्राइस लिखा हुआ है कहीं पे? चलिए, इसमें प्राइस कहीं लिखा नहीं हुआ है, एनीवे। तो पी यहाँ ये निकल के आ रहा है। वही कह रहा हूँ कि जब आप निकालें पी, एक्चुअल में पी क्या होगी इस एक्सेप्शनल गेन्स वाले आइटम को। वही मैंने नीचे एग्जांपल दिया है यहाँ पे। आप लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज एडजस्ट फॉर एक्सेप्शनल गेन्स व्हाइल कैलकुलेटिंग। उस हिसाब से आप देखेंगे तो पैट जो है, आप देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो पैट था, यहाँ नेट प्रॉफिट कितना है? 7367। एक्सेप्शनल आइटम्स कितने थे? 7310। इसको हम निकाल देंगे तो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना है? 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो पी जब हम निकालेंगे, एक्चुअल में इस कंपनी की पी होगी वो 66 करोड़ के हिसाब से निकाली जाएगी। तो उस पे जो पी निकल के आएगा, जो पी का फॉर्मूला मैंने सिखाया उस तरह से उसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो 24 का पी निकल के आएगा। वेयर एज जो साइट्स पे आपको 1.61 का पी मिलेगा। तो आप ना, और कंपनी बहुत नामी गिरामी है, नाम लूंगा तो आप चौंक जाएंगे। ठीक है, मैं सबके नाम लूंगा, बट फिलहाल पहले एक बार हम देख ले। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे प्रोसेस सिखाना है, मुझे कंपनी नहीं बतानी है आपको। ठीक है, तो 1.61 का पी इतनी बड़ी कंपनी का देख के आपको लगेगा कि यार यही खजाना है, मुझे यही कूदना था, मैं बच गया। ठीक है, वो वैसे नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शनल गेन के चलते पी इसका 1.61 दिख रहा है। और पिछले केस में आपने कैसे देखा कि किसी एक क्वार्टर में जब कंपनी लॉस मेकिंग थी, तो वहां उसने माइनस नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। तो उसके चलते, अब चूंकि माइनस किया है रिपोर्ट, तो 12 महीने का पी लेंगे तो वहां ईपीएस तो कम आएगा। ईपीएस कम आएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट तो था ही नहीं 2 क्वार्टर को लेके। तो ईपीएस ही जब कम आएगा तो पी ज्यादा दिखेगी। जैसे ही चारों ईपीएस कन्वर्ट होंगे प्रॉफिट में और विद ग्रोथ के साथ प्रॉफिट में, तब जाके जो पी निकल के आएगा वो एक्चुअल पी होगा। लेकिन हम ऑप्टिकली देखते रहेंगे, वहां पे 400 500 की पी देखते रहेंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 40 का पी। इस चक्कर में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। और जब वो अगले साल का रिजल्ट निकल के दिखा देगा, और वहां से शेयर प्राइस 2 3 गुना हो चुका होगा, तब लेगा यार ये हमने देखा था यार, ये फिर कैसे हो गया, हमें समझ में ही नहीं आता है यार। ये कभी 800 का पी दिखाता है, कभी 3, कभी 30 रुपए का 30 का पी दिखाता है। यार ये सब घपलाबाजी है, समझ में नहीं आ रहा है। ये होता है लोगों को। तो इसमें, इस मिसकंसेप्शन में, पहला तो हमने देखा कि कैसे पी, अगर ईपीएस की ग्रोथ निगेटिव चल रहा है, कंपनी लॉस मेकिंग थी पिछले साल तक, तो पी कैसे ज्यादा दिख रहा होगा। दूसरे केस में, जब एक्सेप्शनल कुछ गेन हो गया। एक्सेप्शनल गेन का मतलब होता है कि नॉर्मल ऑपरेशन से वो गेन नहीं हुआ कंपनी की, उसको उसने अपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है, अपना कोई मशीन बेच दिया है, उससे गेन हो गया है। तो वो गेन हर क्वार्टर में नहीं आएगा ना, इसलिए उसको एक्सेप्शनल गेन बोलते हैं। ठीक है, वो ऑपरेशनल गेन नहीं है। तो इसीलिए एक्चुअल में वो उसका उसका वो बिजनेस का नहीं है, वो जस्ट उसके पैसे आए, पैसे का जो यूटिलाइज कर ले वो अच्छी बात है कंपनी के लिए, ठीक है। बट वो बिजनेस ग्रोथ नहीं है उसका, इसलिए पी वहां हम ऐसे नहीं निकालेंगे। तो ये दो तरीकों से हम गलत होते हैं, और भी बहुत तरीके हैं, बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। ये दो तरीके कॉमन है, तो मैंने इसमें मिसकंसेप्शन में डाला है इसको। आगे चलते हैं। अब रीवैल्यूएशन। अब पी जो है ये कैसे रीवैल्यूएट होती है? ठीक है, हाउ पी री रेटिंग, ठीक है, कॉजेज मल्टी बैगर इफेक्ट टू योर पोर्टफोलियो। ठीक है, पी री रेटिंग का मतलब है कि पी कम होना और पी बढ़ जाना। आपके आपको ना प्रॉफिट दो तरीके से होंगे। एक होगा कि आपके आपके कंपनी का पी जो है सपोज 50 है, चलो 10 लेता हूँ, 10 है, और आपके कंपनी ने प्रॉफिट किया साल भर में 30% का पिछले साल से। तो पी आपका नहीं बढ़ा, 10 का 10 ही पी रह गया।
और अगर शेयर प्राइस केवल प्रॉफिट को देख के 30% बढ़ गया, तो मतलब आपकी पीई वैसे की वैसी है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना, वो आपके शेयर प्राइस में जाके ऐड हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट ने ये समझा कि यार इतनी अच्छी कंपनी को हमने इतने कम पीई पे क्यों रखा हुआ है, 10 की पी थोड़ी डिजर्व करती है 30% से बढ़ने वाली कंपनी, इसका पी तो यार 40-50 का होना चाहिए। तो जब वो पी एक्सपेंड होकर 50 पहुंचेगा, 5 गुना यहाँ से, और नीचे से जो आपको 30% मिला है ना, 5 गुना को फिर 30% और ऐड कीजिए, तो फिर वो हो जाएगा 6.5। 6.5 गुना शेयर प्राइस बढ़ेगा आपका। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं दिखाता हूँ एग्जांपल कैसे है। ये कंपनी है, ठीक है, आप यहाँ देखिए 12 सितंबर 2023 का दिन है, यहाँ पे लिखा हुआ सामने, 12 सितंबर 2023 का दिन लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये 12 के पी पे चल रही थी, 12.8, 13 मान लीजिए, 12 सितंबर 2023 को। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है। इस दिन इस कंपनी का प्राइस क्या था, 284 रुपये 50 पैसे। सेम दिन है, 10 की पी पे कंपनी है। ठीक है। आगे आते हैं। अगले साल में क्या किया कंपनी ने। नेट प्रॉफिट था उसका 19 करोड़ का। देख रहे हैं आप, नेट प्रॉफिट 19 करोड़। उसने सीधे 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। एक साल में उसने प्रॉफिट डबल से ज्यादा कर दिया है। और फिर उसके बाद एक क्वार्टर बीतते ही वो, मतलब वो 19 से अगर हम ले वहां से, तो लगभग 2.5 गुना तो प्रॉफिट वहां से बढ़ गया है। ठीक है। तो उससे पहले 19 करोड़ के प्रॉफिट से एक साल पहले आप देखें 17 से 19 हुआ है, तो कोई ग्रोथ नहीं है वहां पे। 17 से 19 बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन 19 से 40 जैसे ग्रोथ होता है, और फिर एक क्वार्टर में वो प्रॉफिट जम करके 51 हो जाता है, तो मार्केट वैसे ही फिर इसको एसेस करती है यार कि अगले साल क्या 80 पोस्ट कर देगी क्या। तो जो कंपनी 100% के प्रॉफिट से बढ़ रही है, उसको 10 का पी 12 का पी थोड़ी होगा उसका। ठीक है। तो क्या किया मार्केट ने उसके लिए, देखिए ये आज का है, कितनी पी लिखी हुई है यहाँ पे, पी कितनी लिखी हुई है, 58। शेयर प्राइस क्या है, 2442। ठीक है। ये अंतर आता है। जब आप बहुत ही अच्छे ग्रोथ वाली कंपनी को बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे लेते हो, तभी मल्टी बैगर बनते हैं। अब ये क्यों हुआ आप देखिए, डी रेटिंग हुई कैसे। यहाँ देखिए 12 की पी थी, 284 रुपये प्राइस था, कंपनी ने बहुत शानदार ग्रोथ दिखाया, और आगे ग्रोथ दिखाने का और ज्यादा वो कर रही है प्रॉमिस, और है भी उसके पास ऐसे काम है। तो फिर मार्केट ने उसको रीअसेस किया, बोला यार 12 पी लाख कंपनी नहीं है यार, ये तो 50-60 पे ट्रेड करनी चाहिए, ये तो कम पे है। ये 58 का पी तो आपको अभी दिख रहा है क्योंकि रिजल्ट अच्छा आ गया है, ये तो पी 70-80 पहुंच गया था। ठीक है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वापस 70-80 पहुंच जाए। तो हाई ग्रोथ वाली कंपनियों को मार्केट री रेट करती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, आप देखिए यहाँ पे, मार्केट ऑलवेज री रेट हाई पेस ऑफ ग्रोथ। हाई पेस ऑफ ग्रोथ को मार्केट री रेट कर देगी, यानी ये वैल्यूएशन को री रेट कर देगी। जो वैल्यूएशन 12 का था, वो उसने 58 करके दिया अभी उसको। तो आप देख रहे हैं कि हार्डली कितना बढ़ा आपका पी री रेट्स फ्रॉम 12.8 टू 58। दैट इज 4.5 टाइम्स का जंप है वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन जंप्स 4.5 टाइम्स, पी जंप्स 4.5 टाइम्स, वेयर एज प्रॉफिट इंक्रीज ओनली 2.5 टाइम्स। आप देखिए 19 से कितना हुआ, 51 हुआ। 2.5 टाइम्स का प्रॉफिट जंप, और फोर, उसके चलते मार्केट ने अलग से अपनी तरफ से 4 टाइम्स का पी जंप दे दिया। उसके चलते कितना इफेक्ट पड़ा शेयर प्राइस पे, दैट इज 8 टाइम्स विद इन 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ। ये होता है जब आप किसी अच्छी चीज को बहुत कम दाम पे खरीद लेते हो, और वो चीज होना शुरू हो जाती है कंपनी में, तो आपको मल्टीबैगर बनते हैं। और कोई फॉर्मूला नहीं है मल्टीबैगर का इसके अलावा, और किसी तरीके से नहीं बनती। यही तरीका है बनने का। ठीक है। अपोजिट भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, मार्केट में और भी चीजें होती हैं, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। हमने रीवैल्यूएशन पढ़ा, अब पढ़ेंगे डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन कैसे होता है, हाउ वैल्यूएशन डी रेटिंग कॉजेज डिजास्टर। ठीक है, ये तो रीरेट हुआ जब वैल्यूएशन तब हुआ। डी रेटिंग केस में क्या होता है। पवन सर हो सकता है अपनी कंपनी सोच रहे होंगे, सर आपकी नहीं है। ठीक है। ये कंपनी है, 5 फरवरी 21 को इसका आईपीओ आया था। ठीक है। कंपनी, ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीनर पे, ये क्लोजिंग प्राइस है। अगर मैं क्लोजिंग प्राइस ना लेके अगर ऑल टाइम उस दिन की बात करूँ ना, ऑल टाइम हाई डे का, तो पी तो 170 दिख रहा होता, लेकिन वो चूंकि क्लोज हुआ है, थोड़ा नीचे क्लोज हुआ था,
तो क्लोजिंग बेसिस पे पीई जिस दिन पहले दिन लॉन्च हुआ था आईपीओ, दैट इज पीई वाज 159.8। प्राइस था कंपनी का उस दिन देखिए 26, 2630, 2630 रुपये उस दिन का प्राइस था उस कंपनी का। ये रहा अगले 3 साल का परफॉर्मेंस। 71 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 21 में। उस टाइम जो 21 में 5 फरवरी 21 को जब इसका आईपीओ आया था, तो बैलेंस शीट आप यही ले लीजिए 21 का, 5/21 का। फिर वो 84 हुआ, 132 हुआ, 149 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट जंप तो मोर देन टू टाइम्स तो हो गया। मोर देन 2 टाइम्स प्रॉफिट जंप हो गया। पिछले 3 साल से ज्यादा टाइम लग गया है। फरवरी 21 से लेके अभी तक का सितंबर, 3.5 साल में 2 गुना प्रॉफिट हुआ। बट कितना पी पे किया था लोगों ने खरीदने के लिए इसको? 160 का पी पे किया था। ठीक है। और 2630 रुपये क्लोज हुआ था पहले दिन ये प्राइस। आज की बात हम देखते हैं, इवन बिजनेस परफॉर्मिंग वेरी गुड, हुआ क्या? ये है, करेंट प्राइस इज 1422 एंड पीई इज कितना? 47 की पीई है। ठीक है, 47 की पीई है। इवन आफ्टर बिजनेस परफॉर्मिंग वेरी नाइसली, दिस पीई डिरेट्स 159 से 47 की पी हो गई। आपको आपका प्राइस भी नहीं मिल रहा है, यहाँ देखिए 1422। अच्छा परफॉर्म किया, बिजनेस अपने नीचे से डबल हो चुका है, यहाँ देखिए। उसके बाद भी आपका प्राइस नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को इसको एज पर सेक्टर ही वैल्यू करना है। जिस सेक्टर में ये रहती है वहां ही पी 40-50 की है, तो उतना ही मिलना है इसको। ज्यादा बवाल काटने से कुछ होगा नहीं। लोगों ने फ्यूरियो बना के जो भी किया, अच्छा कंपनी है, अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, अच्छा काम करती है। बट फिर भी आपने इतना महंगा खरीद लिया इसको, आपका प्राइस नहीं आ पा रहा है। बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं, अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट डीरेट व्हेन पेस ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन। एक तो 159 का पी के लिए ये जो आप देख रहे हैं कि 3 साल में, साढ़े तीन साल में 2 गुना हुआ है, तो ये जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ रेट आया है। तो 20% के ग्रोथ रेट के लिए आप वहां पे 150, 160 की पी पे कर रहे थे ना आप? तो गलती तो कर रहे थे वहीं पे आप पेग रेशियो से भी निकालेंगे तो कंपनी वैसे कंजम्पशन में है। कंजम्पशन में 1.5 का पेग रेशियो नहीं, चलो हम 2 के पेग रेशियो पे खरीदेंगे, तो 20 के पेग रेशियो में 20 के पी पे हम कितना ग्रोथ देंगे? 40 का पी देंगे। थोड़ा और लिबरल हो जाए तो 50 का ग्रोथ दे देंगे उसको, 50 का पी दे देंगे। 2.5 का पेग रेशियो अगर दे दे तो आ गया ना वहीं पे, 50 के पेग रेशियो के पास, सॉरी 2.5 के पेग रेशियो के पास। कंजम्पशन है ये। तो मार्केट बहुत ही लॉजिकल है, इलॉजिकल हम होते हैं। तो पी डिरेट्स फ्रॉम 160 टू 47, दैट इज 1/3.5 टाइम्स वो डी रेट हो गया। और प्रॉफिट इंक्रीज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स प्रॉफिट इंक्रीज भी हुआ, लेकिन वैल्यूएशन बहुत पे किया था, इसलिए यहाँ पे पी डी रेटिंग हुई। शेयर प्राइस आधा है आज के दिन। तो ये होता है, अगर आप सही वैल्यूएशन पे ना खरीदे किसी चीज को, तो वैल्यू ना करें। आप यूफोरिया में जो भी चल रहा हो, बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस, ये सब सुन सुन के अगर आप ले रहे हैं, तो आपको कोई नहीं बचाएगा। आपको केवल आपका वैल्यूएशन किया हुआ जो आपने सीखा है वही बचाएगा। दुनिया में और कोई ताकत नहीं है जो आपको बचा दे। आपका पैसा डूबना ही डूबना है। तो आइए हम कंक्लूड करते हैं अब इससे हमने सीखा क्या। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वैल्यूएशंस? बाइंग कंपनीज इम्प्लाइंग implies buying assets must be negotiated। आप कोई भी एसेट खरीदेंगे ना, जमीन खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, पुरानी मोटरसाइकिल भी खरीदेंगे ना, तो उससे 2,000 रुपये कम ही करवा लेंगे आप। नहीं यार, तुम्हारा तो हैंडल थोड़ा टेढ़ा चलता है, मुझे 2,000 और कम है। ठीक है, तो ये भी एक एसेट ही है, इसके लिए भी नेगोशिएट करना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू जनरेट सुपरलेटिव रिटर्न्स, मतलब वैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू जनरेट सुपरलेटिव रिटर्न्स। डिफरेंट मैट्रिक्स फॉर वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग मैट्रिक्स है। कहीं पी था, कहीं प्राइस टू सेल्स था, कहीं प्राइस टू बुक था, कहीं ईवी बाई एबिटा था, कहीं मार्केट कैप टू माई सेल्स था, कहीं मार्केट कैप टू सीएफओ था, कहीं एबिटा टू सीएफओ था, कहीं बेड वैल्यू टू ईवी था। अलग अलग मैट्रिक्स अलग अलग सेक्टर के लिए है। मोस्टली सब जगह पे पी अप्लाई होता है। लॉस मेकिंग के लिए अलग चीज है, और केवल आपके इंश्योरेंस के लिए और रियल एस्टेट के लिए अलग चीज है। बाकी सब कुछ में पी लगा सकते हैं। लॉस मेकिंग के लिए आपको ईवी बाई एबिटा लेना पड़ेगा। कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इमर्जिंग बिजनेसेस ट्रेड्स हाई पी, जो हमने कंक्लूड किया था पहले भी,
कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग बिजनेसेस क्रिएट्स हाई पी ड्यू टू लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ एंड हाई टैम मार्केट, दैट इज टारगेट एड्रेसेबल मार्केट इनका बहुत बड़ा होता है, इसलिए हाई पी पे ट्रेड करते हैं। आप कोई भी इसमें से उठाएंगे कंपनी इस सेक्टर की, आपको पी 50, 60, 70, 80 मिलेगा। कमोडिटी, पीएसयूज, लो टैम, लो टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, मतलब जिसका रनवे ही छोटा है। अब पेपर इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो जाएगी। हाँ, ये घड़ी वाली जो दीवार पर टांगने वाली इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो जाएगी। घर में एक ही चलता है, वो भी लोग खराब हो जाए तो इतना ज्यादा पर्टिकुलर रहते नहीं है। तो कैमरा वाला देखा आप कैसे खत्म हो गया, बहुत कम ही बिक पाता है आजकल। तो जो लो टाइम है, बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है उसका, उसको बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिल नहीं सकता। सेम वे कमोडिटी को नहीं मिलेगा, पीएसयूज को नहीं मिलेगा। फेयर वैल्यूएशन सेव्स यू ड्यूरिंग मार्केट ड्रॉडाउन्स। अगर आपका वैल्यूएशन अच्छा है तो ड्रॉडाउन आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, बट आपको सेव करेगा वो। और जब बाउंस बैक थोड़ा सा भी आएगा ना, तो आप पहले खड़े हो जाएंगे आके कि मैं तो आ गया सबसे पहले, अब बताओ कौन आ रहा है मेरे पीछे। ये रहेगा। गुड बिजनेस एट बैड वैल्यूएशन सेल्डम वर्क्स। बहुत अच्छा बिजनेस अगर आप सही वैल्यूएशन पे नहीं लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। बहुत कभी कभी काम कर जाए, वो लक है आपका, मार्केट कंडीशन फेवरेबल है, काम कर जाएगा। बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बनेंगे, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बट ये काम करता नहीं है। अच्छे बिजनेस को खराब वैल्यूएशन पे नहीं, आपको वैल्यूएशन भी फेयरली खरीदने हैं। TTMP, that is trailing 12 month P and other exceptional gains may misguide you। जो हमने दो स्लाइड्स देखी, TTMP कैसे मिसगाइड कर रहा था और अदर एक्सेप्शनल गेन्स के चलते कैसे पी कम हो गया था, तो पी एक का दिख रहा था बिजनेस का। ये मिसगाइड कर सकती है आपको, तो इसको आपको एडजस्ट करना है जब भी आप अपनी तरफ से वैल्यूएशन करें। पीई री रेट व्हेन पेस ऑफ ग्रोथ इंक्रीजेस। पेस ऑफ ग्रोथ जब बढ़ेगा तो पीई जितनी चल रही है, अगर कम है तो री रेट हो जाएगी, आपको मल्टी बैगिंग इफेक्ट मिलेंगे उसमें। एंड सेम पी डी रेट व्हेन पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेस। अगर पेस ऑफ ग्रोथ एज पर वैल्यूएशन नहीं है, डिक्रीज हो रहा है पेस ऑफ ग्रोथ, तो पी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। इवन आपका बिजनेस ठीक परफॉर्म भी कर जाए तो भी नहीं मिलेगा। लोड अप पोर्टफोलियो व्हेन फाइंड वैल्यू बिजनेस ऑन सेल ड्यू टू एक्सटर्नल सर्क्यूमटेंसेस, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। तो जब भी आपको लगे कि जो वैल्यू बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, उस एक्सटर्नल किसी चीज के चलते, ग्लोबल इशू के चलते, कोई और चीज के चलते अगर मार्केट ड्रॉ डाउन हुआ है, तो उस समय जो शेयर्स है ना आपके पसंदीदा, वो सेल में बिकते हैं। ऑफर 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, आप डरते हैं। ये एक ऐसी पहली जगह है जहां पे जब सेल लगती है लोग भागने लगते हैं। बाकी जगह पे बिहेवियर क्या होता है, अच्छा सामान मिल रहा है, सेल लगा के लोग लाइन लगा खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे लोग भागते हैं डर के, हमारे बाप रे, कहीं मर ना जाए हम, हमारा पैसा ही जीरो ना हो जाए। तो ये सब टेम्परामेंट का खेल है। साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी डेवलप करना होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सब कुछ जानते हुए भी आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो एक्शन बहुत जरूरी है। तो एट लास्ट आई एम जस्ट सेइंग, प्राइस इज फेस। आप जो प्राइस देख रहे हैं, दैट इज जस्ट अ फेस, वो फेस है। कैश फ्लो इज ब्लड। जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है ना, एबिटा नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो, एक्चुअल में कैश आ रहा है कि नहीं कंपनी के पास, दैट इज ब्लड ऑफ द बिजनेस। वो ब्लड है, अगर वो नहीं रहेगा वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। कितना उधार लेके आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते रहिएगा, मर जाइएगा, नहीं हो पाएगा। एंड एट लास्ट, वैल्यूएशन इज इंटायर हेल्थ। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो पूरा हेल्थ है वैल्यूएशन, इसलिए इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है ये। ठीक है, थोड़ा सा हैवी रहा होगा। मैं पहले से जानता था इस बात को, क्योंकि मुझे पता है, मतलब बहुत कोशिश करने के बाद कुछ लोग थोड़ा सा एक्सेल कर पाए हैं वैल्यू करने में सही से, नहीं तो गलती करते हैं बहुत। जिन्होंने समय निकाल भी लिया है 3-4 साल, उनको भी मैंने देखा है लड़खड़ाते हुए वैल्यूएशन। मुझसे भी नहीं हो पाता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भी आता है, मैं भी सीख रहा हूँ इस चीजों को। लेकिन जो आज तक समझा है, वो मैंने सोचा कि बस स्लाइड करके आपको दिखाऊं। और एट लास्ट, वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। एनी डाउट्स यू कैन आस्क, एंड आई एक्सपेक्ट कि बहुत सारे डाउट्स आज होने चाहिए क्लास में।